नमस्कार साथियों। आज हम सार्वजनिक व्यय तथा करारोपण के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। वेगनर का सिद्धांत सार्वजनिक व्यय से संबंधित सिद्धांत है। वेगनर ने एक जर्मन अर्थशास्त्री हैं। इनका पूरा नाम एडोल्फ वेगनर है। इन्होंने अपने अनुभविक अध्ययन के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर के साथ साथ सार्वजनिक व्यय में भी वृद्धि होती है, परंतु सार्वजनिक व्यय में जो विस्तार की दर है वो अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर से अधिक होती है। यानी इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि ये कंट्री जिस प्रकार की ग्रोथ रेट होती है, एक कंट्री की ग्रोथ रेट बढ़ने के साथ साथ में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि होती जाती है, परंतु जिस रेट से ग्रोथ रेट बढ़ रही है उससे ज़्यादा तेज़ी से जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से एडोल्फ वेगनर ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर में जो वृद्धि हो रही है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। जिस प्रकार जो हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाएगा, राज्य की क्रियाओं में भी तेजी से विस्तार होगा। इस सिद्धांत को लॉ ऑफ एक्सपेंडिंग स्टेट एक्सपेंडिचर या राज्य व्यय के विस्तार का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। इसमें सिंपल सी बात में बताने का प्रयास किया है कि जिस गति से आर्थिक विकास हो रहा है वैसे वैसे राज्य की क्रियाओं में और तेज़ी से विस्तार होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के या गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर होने वाला है उसमें व्यय में वृद्धि होती जाती है। परंतु जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो वृद्धि हो रही है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है और ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है। यह बताने का इन्होंने प्रयास किया है। हम दूसरा सिद्धांत देखें तो वाइजमैन पीकॉट परिकल्पना के नाम से हम जानते हैं। यह भी सार्वजनिक व्यय से संबंधित सिद्धांत है। यह परिकल्पना वेगनर सिद्धांत को नहीं मानती है। दोस्तों, जब वेगनर सिद्धांत की बात आती है तो उसको न मानने वालों की श्रेणी में वाइजमैन, पीकॉट, ये दो अलग अलग अर्थशास्त्री हैं, वाइजमैन और पीकॉट। इनकी परिकल्पना जो है वो वेगनर के सिद्धांत के विपरीत इन्होंने बताया। वेगनर राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में सार्वजनिक व्यय की दीर्घकालीन वृद्धि से संबंधित थे, जबकि पीकॉट तथा वाइजमैन मूलतः सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के स्वरूप तथा ढांचे के परिवर्तन के विश्लेषण से संबंधित थे। दोस्तों, वेगनर की जो थ्योरी है वो दीर्घकालीन है, लॉन्ग टर्म के लिए है, और पीकॉट और वाइजमैन की जो थ्योरी है वह सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के स्वरूप तथा ढांचे से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मूलभूत इनमें अंतर है कि वेगनर का सिद्धांत लॉन्ग टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म में जब गवर्नमेंट एक कंट्री आगे बढ़ती जाती है तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जाता है। ये लॉन्ग टर्म की धारणा है, परिकल्पना है। जबकि पीकॉट तथा वाइजमैन की जो मूलतः जो धारणा है, परिकल्पना है, वह सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के स्वरूप तथा ढांचे के परिवर्तन के विश्लेषण से संबंधित है। तो इसलिए आइए हम देखते हैं इन्होंने क्या बताया। इनका मुख्य निष्कर्ष यह था कि युद्ध के दौरान जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, युद्ध के बाद उसमें कमी तो होती है पर लौटकर मूल स्तर पर प्राप्त नहीं होती है। इनके अनुसार प्रवृत्ति क्रमिक तथा सीढ़ीनुमा होती है। इसे रेचेट प्रभाव भी कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पीकॉट और वाइजमैन ने यह बताने का प्रयास किया है कि युद्ध के दौरान जब सेना में लोगों को भर्ती की जाती है या युद्ध में जो इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं तो उन पर जो होने वाला सार्वजनिक जो व्यय है उसमें वृद्धि होती है, परंतु जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसमें व्यय में कमी तो होती है, पर जो पहले जब युद्ध शुरू हुआ था उसमें जो होने वाला जो एक्सपेंडिचर है उस स्तर पर नहीं पहुंचकर उसे अधिक स्तर पर बनी रहती है। तो इनके अनुसार जो ये सिद्धांत है, इन्होंने कहा कि जो अर्थव्यवस्था में जो सार्वजनिक व्यय की जो प्रवृत्ति है वो एक क्रमिक होती है और सीढ़ीनुमा होती है। इसे रेचेट प्रभाव कहते हैं। इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार से बनता है कि कंट्री ग्रोथ रेट करती जाती है, इस प्रकार से आगे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है। आइए हम अब एक और
जो है सार्वजनिक व्यय से संबंधित अवधारणा पढ़ते हैं। कोलिन क्लार्क का क्रांतिक सीमा, क्रिटिकल मिनिमम लिमिट। तो कोलिन क्लार्क ने क्रिटिकल मिनिमम लिमिट के माध्यम से सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत के बारे में बताने का प्रयास किया है। इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय की क्रांतिक सीमा अधिक से अधिक राष्ट्रीय आय के 25% पर होगी, यही करारोपण की अधिकतम सीमा है। तो इन्होंने सार्वजनिक जो व्यय है उसकी सीमा को निर्धारित करने का प्रयास किया है कि एक कंट्री की राष्ट्रीय जो आय है उसके 25% तक सार्वजनिक व्यय है वो होना चाहिए और करारोपण भी इतना ही होना चाहिए। तो इन्होंने एक अधिकतम सीमा मिनिमम जो सीमा है उसको बताने का प्रयास किया है। आइए अब हम फिंडले सिराज की जो अवधारणा है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिंडले सिराज ने सार्वजनिक व्यय के 4 आधारभूत सिद्धांतों पर को बताया। इन्होंने कहा है कि पहला लाभ का नियम, कैनन ऑफ प्रॉफिट। फिंडले सिराज ने सार्वजनिक व्यय से संबंधित पहला सिद्धांत बताया है लाभ का नियम, कैनन ऑफ प्रॉफिट। इस सिद्धांत के अनुसार गवर्नमेंट को उन्हीं चीज़ों पर एक्सपेंडिचर करना चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट को लाभ प्राप्त हो। तो ये सिंपल भाषा में लाभ का नियम अपने आप में स्पष्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट को उन चीज़ों पर व्यय करना चाहिए जिससे गवर्नमेंट को एक कैलकुलेशन के द्वारा लाभ दिखाई देता है। दूसरा उनका सिद्धांत था कि मितव्ययता का नियम, कि उन्हीं चीज़ों पर खर्च करना चाहिए जिस पर आवश्यक कार्यों के लिए जरूरी हो। तो मितव्ययता का नियम आपको ये बताने का प्रयास करता है कि फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, इसे हम कैनन ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। तीसरा सिद्धांत इन्होंने बताया स्वीकृति का नियम। तो स्वीकृति से आप समझते हो कि जैसे यहाँ कैनन ऑफ सैंक्शन दिया हुआ है कि बिना सक्षम अधिकारी की सहमति के, उनकी बिना स्वीकृति के कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए। तो ये नोटकसाई में दिखाई देता है कि यदि गवर्नमेंट को कोई भी एक्सपेंडिचर करना है तो इस सिस्टमेटिक तरीके से सक्षम जो अधिकारी है उससे स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसे हम स्वीकृति का नियम कहते हैं। आधिक्यता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सरप्लस, यानी गवर्नमेंट जिन चीज़ों पर एक्सपेंडिचर करना चाह रही है उससे जो मिलने वाली जो आय है या जो प्रॉफिट है वो अधिक होना चाहिए, इसे हम कैनन ऑफ सरप्लस कहते हैं। तो इस प्रकार से फिंडले सिराज ने 4 प्रकार के सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों के बारे में बताया। लाभ का नियम, कैनन ऑफ प्रॉफिट, मितव्ययता का नियम, कैनन ऑफ इकोनॉमी, स्वीकृति का नियम, कैनन ऑफ सैंक्शन, और आधिक्यता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सरप्लस। इसके अलावा इन्होंने सैमुअल्सन ने सार्वजनिक व्यय के शुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इसके अलावा अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डाल्टन ने बताया। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि सैमुअल्सन ने सार्वजनिक व्यय से संबंधित शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादन किया है और अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डाल्टन ने बताया। दोस्तों, हम इनकी अलग अलग सेपरेट तरीके से इनकी वीडियो अलग बाद में लेके आएंगे। तो यहाँ पर हमने केवल सारांश रूप में समझाने का प्रयास किया है कि जो सार्वजनिक व्यय है उन सार्वजनिक व्यय से संबंधित जो सिद्धांत है वो क्या क्या है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा सबसे पहले वेगनर का सिद्धांत जो सार्वजनिक व्यय तथा जो एक कंट्री की ग्रोथ रेट है उस पर रिलेशंस को बताता है। इसके साथ ही वाइजमैन-पीकॉक परिकल्पना जो इन्होंने ढांचे में परिवर्तन और सार्वजनिक व्यय की जो वृद्धि के स्वरूप है उसमें विश्लेषण के आधार पर इन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया। साथ में कोलिन क्लार्क की क्रांतिक सीमा जिन्होंने मिनिमम जो सीमा है उसको समझाने का प्रयास किया है। और फिंडले सिराज ने 4 सिद्धांत बताए हैं, लाभ का नियम, मितव्ययता का नियम, स्वीकृति का नियम और आधिक्य का नियम। दोस्तों, जो BA MA के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में फिंडले सिराज के द्वारा दिए गए सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर हम बात करें कंपटीशन की दृष्टि से, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन है वो कंपटीशन की दृष्टि से बन रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन रहा है कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक व्यय से संबंधित है, तो ये किन्होंने दिया है कि डाल्टन ने दिया है। आइए दोस्तों, हम करारोपण के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करें। तो करारोपण के सिद्धांत से संबंधित सिद्धांत सर्वप्रमुख है एडम स्मिथ का सिद्धांत। इन्होंने भी 4 सिद्धांतों के माध्यम से करारोपण के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है कि समता का नियम,
कि जितनी भी जो भी पब्लिक हैं उन पर समान रूप से टैक्स लगाया जाया जाना चाहिए, जिससे जो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू प्राप्त हो रही है टैक्स के रूप में, तो सभी के ऊपर क्या होना चाहिए, समान मात्रा में। जिनकी इनकम बराबर है उनके ऊपर क्या लगना चाहिए, समान मात्रा में टैक्स लगना चाहिए। जिनकी हायर इनकम है उनके ऊपर हायर टैक्स लगाओ, पर जिनकी रेंज बराबर है उनके ऊपर, सबके ऊपर क्या लगना चाहिए, समान प्रकार से टैक्स लगना चाहिए। दूसरा, मितव्ययता का नियम, वही जो पिछले सार्वजनिक व्यय से संबंधित मितव्ययता का मतलब है, वैसे ही यहीं पर भी करारोपण से संबंधित मितव्ययता का जो नियम है वो ये बताता है कि जब टैक्स लगाया जाता है तो जो टैक्स कलेक्शन लेते हैं तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कहीं टैक्स कलेक्शन तो कम है और खर्चा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा टैक्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो टैक्स कम से कम खर्च करके अधिकतम टैक्स का कलेक्शन ले सकती है उन्हीं टैक्स का कलेक्शन करना चाहिए। तो इस प्रकार से मितव्ययता का नियम यह बताने का प्रयास करता है। तीसरा है निश्चितता का सिद्धांत या निश्चितता का नियम। तो निश्चितता का नियम मतलब है कि यदि 5 लाख इनकम है तो 5 लाख की जो इनकम है उसमें जो 10% यदि टैक्स लग रहा है तो यह फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वेरिएबल हो, कभी 5% आप टैक्स ले रहे हो, कभी 7% टैक्स ले रहे हो, तो यह नहीं होना चाहिए। तो निश्चितता का नियम ये बताता है कि निश्चित रूप से एक टैक्स रेट डिसाइड होने पर उसमें बार बार परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वह है सुविधा का नियम। सुविधा का नियम आप जानते हो, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा टैक्स होना चाहिए जिसका कलेक्शन करने में भी सुविधा हो और जो टैक्स पेयर है उसको भी सुविधा हो कि वह आसानी से टैक्स दे सके। अनाप शनाप टैक्स वो नहीं लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से एडम स्मिथ ने भी 4 प्रकार के टैक्स की चर्चा की है। समता का नियम, मितव्ययता का नियम, निश्चितता का नियम और सुविधा का नियम। दोस्तों यहाँ पर जो ये सिद्धांत है एडम स्मिथ का, BA MA लेवल पे 100% यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। साथ ही साथ नेट के एग्जाम हो या कोई भी इकोनॉमिक्स की एग्जाम हो, वहाँ पर टैक्स से कलेक्शन से संबंधित जो सिद्धांत पूछा जाता है उसमें एडम स्मिथ के इन 4 सिद्धांतों के बारे में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एडम स्मिथ का सिद्धांत नहीं है जो करारोपण से संबंधित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ से बनते हैं। यहाँ पर वेगनर ने सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब इन्होंने जो वेगनर ने करारोपण के सिद्धांत बताए हैं वो इन्होंने 4 प्रकार से बताए हैं कि वित्तीय सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, न्याय या करारोपण के न्यायपूर्ण वितरण से संबंधित सिद्धांत और कर प्रशासन का सिद्धांत। वित्तीय सिद्धांत का मतलब आप सीधी से जानते हो कि यहाँ फाइनेंशियल रूप से संबंधित है। कलेक्शन लेने, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स कलेक्शन ले रहे हैं उस पर होने वाला एक्सपेंडिचर और उनसे होने वाली जो आय है उससे संबंधित है। आर्थिक सिद्धांत, साथ में न्याय करारोपण के न्यायपूर्ण वितरण की ये बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक अलग चीज़ देखने को मिलती है कि जो टैक्स ऐसा होना चाहिए जो न्यायपूर्ण वितरण हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि लोअर जो इनकम है उनके ऊपर हाई टैक्स लगा दें। तो न्यायपूर्ण जो वितरण है वो होना जरूरी है। साथ में कर प्रशासन का सिद्धांत भी है कि टैक्स लगाने में जो प्रशासन है उनको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़े, ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़े। तो इस प्रकार से वेगनर के जो करारोपण के सिद्धांत हैं उसमें 4 सिद्धांत हो गए, वित्तीय, आर्थिक, न्याय या न्यायपूर्ण वितरण की बात करते हैं और एक कर प्रशासन के सिद्धांत की बात होती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन सभी सिद्धांतों के बारे में हमने अध्ययन किया है, जिसमें जो कंपटीशन की दृष्टि से जो सर्वाधिक पूछा जाता है वो एडम स्मिथ के इन सिद्धांतों से पूछा जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ से अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डाल्टन का के द्वारा दिया गया है, इसके बारे में अधिक पूछा जाता है। इसके अलावा आपको फिंडले सिराज के जो 4 सार्वजनिक व्यय से संबंधित नियम है इनसे पूछा जाता है कि कौन सा नियम फिंडले सिराज के द्वारा नहीं दिया गया है। तो जहाँ न्यायपूर्ण वितरण की बात आती है तो वहाँ पर इन ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस तो यहाँ से आ जाएंगे और एक ऑप्शन आपके नेक्स्ट वाले पॉइंट से आ जाएंगे। इसके अलावा टोलिन क्लार्क का क्रांतिक सीमा सिद्धांत, वाइजमैन पीटवर्क परिकल्पना, यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि जो पीजी के बच्चे हैं उनको वाइजमैन पीटवर्क परिकल्पना से संबंधित क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं और साथ में यहाँ नेट लेवल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
साथ ही साथ वेगनर का सिद्धांत हर बार मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। बहुत सारी कंपटीशन की जितनी भी इकोनॉमिक्स से संबंधित एग्जाम होती है वहाँ वेगनर परिकल्पना या वेगनर का जो सिद्धांत है वो पूछा जाता है। साथ ही साथ ये जर्मनी अर्थशास्त्री यानी जर्मनी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि यह सिद्धांत या ये जो अर्थशास्त्री है वो कहाँ से संबंधित है। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए ये जानकारी बहुत ही यूजफुल रही है। यदि आपको ऐसे ही वीडियो यदि आपको लगातार प्राप्त करनी है या आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या आप बीए या एमए के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ लगातार प्राप्त होते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।